हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं आपके सिलेबस के, जो कि नया ऐड हुआ है। चाहे वो यूनिट 1 हो, चाहे यूनिट आपका 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां। इसके पहले भी मैं एक लेक्चर आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। उसमें हमने काफी बेसिक चीजें देखी थी, बेसिक के बारे में कि भारत की व्यापार नीति क्या थी पहले, फिर चेंज कब हुई, और अभी हमारी व्यापार नीति जो है, विदेशी व्यापार नीति, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, वो कैसा है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों को ये है कि मैं प्लेलिस्ट बना के दूं, तो आप अच्छे से सर्च करिए, हर चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ऑलरेडी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जिसे भी कोर्सेज के बारे में पता करना है तो ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मध्य प्रदेश का स्पेशल बैच मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीलिम्स का स्पेशल बैच अभी आने वाला है, उसमें कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से अभी नहीं आ पाया है। आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरे ये पीडीएफ मिल जाएंगे। मैंने इसका पीडीएफ अभी तक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हमने कुछ ही चीजें पढ़ी थी। आज जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। चलिए, और कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप ये एकेडमी का नंबर है, यहाँ पे कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है विदेशी व्यापार की नीति, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां। ठीक है, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, ये यूनिट 6 के अंतर्गत आता है। इसके पहले हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा, एक जिला एक उत्पाद के बारे में पढ़ा। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। तो सतत विकास लक्ष्यों में अभी हमने सतत विकास लक्ष्य पढ़े हैं, उसके आगे ही हम अभी मध्य प्रदेश की प्रगति पढ़ेंगे। तो आपके ये टॉपिक क्या है, ये कवर होने की दिशा में है, मतलब हम चालू कर चुके हैं इसको यूनिट 6 में। तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में कराई है, क्योंकि आपको ऊपर ऊपर का नॉलेज नहीं चाहिए। आपको 85 नंबर अगर टारगेट करने हैं, 85 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, तो आपको डिटेल नॉलेज चाहिए। और जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉपिक नए ऐड हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन ही जाए, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर रहता है तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ रहे हैं, और इतने अच्छे से डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया। आप जाके यूट्यूब में सर्च करके किसी का भी वीडियो देखें, किसी ने इतने अच्छे से डिटेल में हर एक चीज कवर नहीं कराई है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार जरूर वीडियो देखिए, सारे के सारे, आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंग्लिश का जो है आपका, वो है इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम बात करें, पॉलिसीज के बारे में, कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, ये चीज मैं कल बताना भूल गई थी, कि जो आपकी पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो बनाता कौन है। हमने तो ये पढ़ लिया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो आपकी विदेशी व्यापार की नीति है, पॉलिसी, वो अभी आई है 2023 वाली। ठीक है, 7 नंबर की है। तो जारी कौन करता है, ये पॉलिसी बनाता कौन है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वाणिज्य और उद्योग की, कॉमर्स एंड ट्रेड की, कॉमर्स इंडस्ट्री की। तो यही मिनिस्ट्री जो होगी वो आपको क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, अंतिम विदेश व्यापार नीति अभी 2015 से लेके 2020 तक के लिए थी। 2020 में मैंने बताया था कोविड वगैरह था, फिर उसके बाद आपका वॉर वगैरह हो गया था यूक्रेन रशिया का, तो ये 2020 से बढ़ के 2022 तक पहुंच गई थी। तो 2015 से लेके 2022 तक थी अंतिम वाली विदेश व्यापार नीति। ठीक है, और ये अभी वाली जो चालू हुई है वो 2023 से चालू हुई है। साथ ही साथ मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी, 4 हमने पिलर देखे थे। इंसेंटिव टू रिमिशन, पहले हम इंसेंटिव देते थे, अब हम क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें अब आज हम डिटेल में करने वाले हैं। कल हमने एक पॉइंट देखा था। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करने वाले हैं, इमर्जिंग एरिया की बात करने वाले हैं। फिर मैंने बताया था यहाँ पे कि ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, 2023 स्टार्टिंग तो है, लेकिन एंड कोई भी ईयर नहीं बताया गया है इस बार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ड्यूरेशन नहीं बताई गई है।
डायनामिज्म, जो आपका गतिशीलता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, समय के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है, आज हम उसका डिटेल देखेंगे कि हम कैसे बता रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसके अलावा डायरेक्शन, आपदा रोधी, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में करेंगे। लक्ष्य मैंने बता दिया था, हमारा लक्ष्य क्या है, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हमें क्या करना है, भारत का कुल निर्यात एक्सपोर्ट करना है 2030 तक। उसी के साथ साथ हमारा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भी हमें इंक्रीज करना है, अपनी करेंसी को वैश्विक मुद्रा बनाना है। जैसे आपका अमेरिकी डॉलर है, सेम वैसे ही हम इंडियन रुपी को भी वैश्विक मुद्रा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम अपने भारत को व्यापार केंद्र बनाना चाहते हैं, मेकिंग इंडिया अ ट्रेड हब, हमारा इंडिया जो हो वो ट्रेड हब बने। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, गोल्स हो गए, टारगेट्स हो गए। साथ ही साथ मैंने बताया गुजरात जो है वो टॉप में है, सेकंड नंबर में है महाराष्ट्र एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, फिर कल हमने देखा था 4 स्तंभ, प्रोत्साहन की जगह हम छूट दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल आज हम करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, पहले हम प्रोत्साहन देते थे, WTO ने इशू कर दिया, उंगली कर दी बीच में, अब हम छूट देने लग गए हैं। छूट देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 बताए थे सीधे सीधे कि हम कौन कौन से टैक्सेस में छूट देते हैं। एक आपका, इसका आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। RO से हो गया रेमिशन ऑफ, यहाँ पे ड्यूटी, ये सीधी बात है कि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस किस पे दे रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, अगर फुल फॉर्म आ जाता है तो आप 4 में से पहचान ले हम किसकी बातें कर रहे हैं। ROSCTL, तो यहाँ पे रेमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, इसमें जो ये S और C है स्टेट और सेंटर के लिए है। T फॉर आपका टैक्सेस, इसमें भी T फॉर टैक्सेस है, इसमें भी T फॉर टैक्सेस है, और यहाँ पे L फॉर है लीवी। फिर यहाँ पे EPCG आपको और भी मिलेगा। अभी एक्सपोर्ट का हम प्रमोशन करने के लिए कैपिटल गुड्स को अगर खरीदते हैं तो वहां पे हमें छूट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे CG मतलब हो गया आपका कैपिटल गुड्स, और EP मतलब हो गया एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है। ठीक है, अब ये भी है, अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर इतनी छूट दे रही है सरकार, तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है, जो आपके एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई हम पैसा तो छूट तो दे रहे हैं, आपका क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना पड़ेगा उसके बदले में। तो ये चीज भी आज हम देखेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट था कि हम क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के बीच। तो हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आपका विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब क्या, आपको भी पता है, जब हम केंद्रीकरण की बात करते हैं, मतलब जो आपका सेंटर है, सेंटर से चीजें आएंगी और फ्लो होंगी नीचे साइड, तो फिर सेंटर बनाएगा बैठ के। आपने बहुत बार ये टर्म पढ़ा होगा इकोनॉमी में, और आपके इकोनॉमी सेक्शन में ही ज्यादातर रहता है, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि आपका सेंटर जो है वो बैठ के पॉलिसी बनाएगा, या वो बैठ के डिसाइड करेगा क्या करना है, कहाँ से कौन सी चीज हमें बनानी है, एक्सपोर्ट करनी है। और फिर आपका जो नीचे है, मान लीजिए हम यहाँ बात करें किसी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे इसको फिर भेज दिया जाएगा कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड है टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, ये हमारी कैसे होती थी, पहले होती टॉप टू बॉटम, सीधी बात है, ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती थी। लेकिन जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, ये कैसा है आपका, ये केंद्रीकरण की बात है। केंद्रीकरण मतलब केंद्र बैठ के हर चीज डिसाइड कर रहा है। लेकिन हम बात करें विकेंद्रीकरण की, जब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, तो क्या होता है, हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट को पावर देते हैं आपके क्या बनाने के, नियम बनाने के, अपनी खुद की पॉलिसी बनाने की, कि भाई अगर तुमको कोई सामान बेचना है तो तुम बताओ कैसे बेचना है। फिर रणनीति भी तुम ही तैयार करो, रणनीति जो है, रणनीति स्ट्रैटेजी तुम ही तैयार करो। ठीक है, जितना पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, जितना रोड मैप है, वो तुम तैयार करके दो, रोड मैप। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा का पूरा बना के देगा, फिर ये कोऑर्डिनेट करेगा, समन्वय किससे करेगा, आपके स्टेट से। ठीक है, स्टेट से करेगा, फिर स्टेट जो है आपका किससे करेगा, सेंटर से करेगा, सेंटर से। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से करेगा, और सेंटर के साथ साथ किससे करेगा, जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनसे करेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर हैं उनसे करेगा।
अच्छा, जो एक्सपोर्टर होते हैं आपके वो मतलब रजिस्टर होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि आपके ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और गया और उसने एक्सपोर्ट कर दिया विदेश में, कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो आपके रजिस्टर एक्सपोर्टर भी होते हैं। तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट से डिसाइड कर रहे हैं, फिर हम स्टेट को भेज रहे हैं, फिर स्टेट सेंटर और एक्सपोर्टर को भेज रहा है, और इन सब का जो है आपका दिख ही रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है सबके बीच, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, जो आपका समन्वय है, हम सबकी हेल्प लेके सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ऐसा वाला। तो यहाँ ये आपका कहलाता है बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, हम बॉटम क्योंकि नीचे से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, क्योंकि हम बॉटम से जा रहे हैं अप में, तो बॉटम टू अप अप्रोच हम जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन, और ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का अपने इंडिया में, कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं एक्सपोर्ट में, निर्यात में। पहले सेंटर जो है वो डिसाइड कर लेता था, जैसे मान लीजिए कुछ आपके सेंटर्स हैं, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जो कि डेवलप हो गई हैं किसकी तरह, निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट सिटीज की तरह डेवलप हो गई हैं। लेकिन हमने कभी भी जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया कि हम एक एक जिले पे ध्यान दें। ठीक है, तो हमने कुछ सिटीज चुन ली, मतलब सेंटर से कुछ सिटीज चुन ली गई और उसी पे काम किया गया। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी अवसंरचना है, भौतिक अवसंरचना, वो डेवलप की गई। तो ये सारी चीजें किससे हो गई, सेंटर से रिलेटेड। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने किया है, यहाँ पे देखिए, अब हमने किया है जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना, प्रमोशन एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। कैसे प्रमोट करेंगे डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे हमने किया आपका जो FTP है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, का लक्ष्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना, जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हब पहलों के रूप में जिलों को आगे ले जाने के लिए, तथा जमीनी स्तर के व्यापार इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाना है। जो आपके जिले हैं उनको एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करना है, कि आपका एक एक जिला एक्सपोर्ट हब बने। साथ ही साथ वहां पे हम क्या करेंगे, जमीनी स्तर पर हमें व्यापार का, ट्रेड का इकोसिस्टम डेवलप करना है। इकोसिस्टम मतलब क्या, वहां पे लेबर हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां पे लैंड इजिली अवेलेबल हो जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक जिले को हम डेवलप कर रहे हैं एक्सपोर्ट हब की तरह, और साथ ही साथ वहां पे हम इकोसिस्टम पूरा डेवलप करेंगे ट्रेड के लिए। जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने, मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके निर्यात योग्य उत्पाद और सेवा हैं, जो आपके एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं, उसकी पहले हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके मुद्दों का समाधान करने के प्रयास संस्थागत तंत्र के जरिए किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे एक्सेलरेशन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट ट्रेड इकोसिस्टम, एफर्ट टू आइडेंटिफाई एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स, जितने भी एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब इसमें आपका याद रखिएगा, हम जो आपका माल है, मतलब जो आपका उत्पाद है और सेवा है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को लेकर चल रहा है ना। तो वर्दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड रिजॉल्व करेंगे कंसर्न एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कोई अगर कंसर्न होगा उनको लेकर कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत होगी, उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। विल बी मेड थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम 2-4 लोगों को पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि यार तुम्हारे जिले में ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा करो, इसको हम एक्सपोर्ट करना चालू करते हैं। नहीं, उसके लिए हम पूरा एक सिस्टम बनाएंगे। हम एक इंस्टीट्यूशनल, जो आपका संस्थागत तंत्र है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो हर चीज देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ मुद्दों का फिर समाधान करेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे जो भी कंसर्न होंगे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे हम संस्थागत जो आपके तंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति, जिला निर्यात संवर्धन समिति क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर होंगे। तो हम जो संस्थागत बनाए, अब आपको भी पता है कि अगर हमें कोई चीज प्रमोट करनी है, कोई चीज अच्छी बनानी है, तो सबसे पहले तो यही है कि भाई आप सबसे पहले एक ऐसा
तंत्र बनाइए, एक ऐसा संस्थागत तंत्र, मतलब एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाइए, एक कोई संस्था ऐसी बनाइए जो इन सब चीजों के बारे में देखे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां जाके बोल पाए। जैसे कि हम बात कर लें कि अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो कंज्यूमर कोर्ट जा पाए, तो आप कंज्यूमर कोर्ट बनाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमें एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक संस्था बनानी पड़ेगी, हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी। एक का नाम है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, एक है स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, एक है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी। ये शॉर्ट फॉर्म जो है आपके, ये याद रखिएगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट पे है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट पे है एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, एक है स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। निर्यात संवर्धन, ये प्रमोशन है, संवर्धन, एक्सपोर्ट मतलब हो गया निर्यात, जिला और डिस्ट्रिक्ट समझ में आ ही रहा है आपको, ठीक है। तो जिला निर्यात संवर्धन समिति आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो हम 2 संस्थाओं की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुद्दा है, उसको क्या करेंगे, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। फिर प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो आपका प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे शायद सेकंड पेज पे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल निर्यात कार्य योजना, मतलब आपका जो एक्सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि पहले हम संस्था बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे, और वही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाएगा, पूरा का पूरा रोड मैप बनाएगा, ठीक है। उसके बाद तैयार की जाएगी, जिसमें पहचान किए गए उत्पाद और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला विशिष्ट रणनीति की रूपरेखा बनाई जाएगी। कि पूरा का पूरा हम रोड मैप बनाएंगे कि कैसे उस गुड्स एंड सर्विसेज को जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हम पूरे टाइम निर्यात की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की, तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज हम ऐसे ही चूज करेंगे। मान लीजिए कानपुर है या लखनऊ है, तो हम वहां से कोई ऐसा ही सामान चूज करेंगे जिसका हम निर्यात कर सके, ठीक है। फिर हम चूज कर लिया हमने कि ऐसा निर्यात कर सकते हैं। फिर जो आपका जिला में ये हम संस्था बना रहे हैं, जो आपकी निर्यात संवर्धन समिति बना रहे हैं, वो उसका काम है कि वो पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार करे, ठीक है, पूरी की पूरी रोड मैप तैयार करें कि हम कैसे उसको निर्यात करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी उसको कम करेंगे या बिल्कुल खत्म करेंगे, हर एक चीज हम डिसाइड करेंगे। तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूपरेखा बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोड मैप बनता है, वो फिर स्टेट में जाता है। तो आपकी जो स्टेट राज्य निर्यात संवर्धन समिति है, जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है स्टेट लेवल पे, फिर उसको भेजा जाता है। फिर वो और आगे सेंटर लेवल पे, और जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनको भेजते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमने बना ली है, हमें ये करना है। तो ये समझ में आया, ये है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे हम जिलों को सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं आपके निर्यात के लिए, ठीक है। जिले को चूज करेंगे, वहां का कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको चूज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, कि इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम क्या बनाएंगे, संस्था समिति बनाएंगे, राज्य निर्यात संवर्धन समिति, जिला निर्यात संवर्धन समिति, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, ठीक है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला होगा वो आपका रोड मैप तैयार करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। ये हम बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। फिर बात करते हैं व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। मैंने आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बताया कि हम जितने भी अभी स्टेप ले रहे हैं, गवर्नमेंट जितनी भी स्टेप ले रही है, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग निर्यात करने के लिए खुद से आए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, व्यापार सुविधा आवेदन, जैसे आपका ट्रेड फैसिलिटेशन एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हम बता रहे हैं जहां पे आपको व्यापार सुविधा के लिए, मतलब वहां पे आप आवेदन कर पाए। ई पहल, जो आपका ई इनिशिएटिव है, ई इनिशिएटिव जैसे कि आपका सारी की सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म अलग अलग पोर्टल से पे अवेलेबल है, हमने सारी की सारी चीजें ऑनलाइन कर रखी हैं, ठीक है, डिजिटल मीडिया में। उसके अलावा आवेदन का डिजिटलीकरण, सभी कागज रहित और ऑनलाइन। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस, आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जो भी निर्यात या व्यापार की सुविधा देने के लिए, सब हमने डिजिटली प्रोवाइड करवा रखा है। पूरा पेपरलेस है, पूरा ऑनलाइन है, आप जाके खुद कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। उसके अलावा हमारा है ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड अप्रूवल, आपका स्वचालित प्रणाली आधारित अनुमोदन। ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम बेस्ड अप्रूवल आपको मिल जाएगा।
पहले क्या था, लाइसेंस राज था, आपको हर घर मतलब हर जगह हर डिपार्टमेंट में जा जाके साइन करवाना पड़ता था। अब सब हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत क्या किया है, सब ऑनलाइन कर दिया और अप्रूवल भी आपको खुद ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी जो है वो हमने रिड्यूस कर दी है फॉर एडवांस ऑथराइजेशन एंड ईपीसीजी स्कीम। यहाँ पे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका एडवांस ऑथराइजेशन और आपका जो ईपीसीजी है स्कीम ये क्या है, जिसमें हमने एप्लीकेशन फी भी क्या कर दी है, कम कर दी है, क्योंकि आपका पोर्टल कुछ चार्ज, कुछ एप्लीकेशन फी गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें रहेंगी, तो हमने कुछ स्कीम के अंतर्गत वो भी कम कर दिया। तो हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, व्यापार करने में आसानी हो, सरलता हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट लें कि भाई। अब आप सोचिए कि अगर किसी काम में 1-1 महीना लग रहा है तो सामने वाला मतलब परेशान हो गया साइन करवाते ही, ये ढूंढते हैं कि मुझे कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, हम मुझे ये वाला निर्यात करना है, अगर ये एक्सपोर्ट करना है तो मुझे कौन कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए, तो वो परेशान हो जाएगा। अब उसको सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन करना है, उसको ऑनलाइन अप्रूवल भी मिल जाएगा, तो कितनी इजी हो गई ये चीजें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट भी होंगे। तो ये सारा हो गया व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। फिर ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका निर्यात उत्कृष्टता के शहर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, याद रखिएगा TEE। इसमें शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, है ना, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, तो इसीलिए आप इसके मतलब 1-2 बार रिवाइज जरूर करिएगा। एक टाउन है जहां पे एक्सपोर्ट को हम एक्सीलेंस पर पहुंचा रहे हैं, तो निर्यात को उत्कृष्टता के शहर मतलब ऐसे शहर जहां का निर्यात उत्कृष्टता पे है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो निर्यात उत्कृष्टता पे पहुंचा ऐसे शहर हैं जो आपका एक्सपोर्ट है वो एक्सीलेंस में पहुंचा है कुछ शहरों में, तो ये हो गया आपका टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। अब इनका क्या नाम है, इनके ये मतलब आपकी जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। अभी हमने क्या किया कि आपके टोटल 39 शहर हो गए थे पहले तक, अभी हमने 4 नए शहर इसमें ऐड कर दिया। तो ये नाम आपको याद रखना है कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में कौन से 4 नए शहर ऐड किए गए हैं और टोटल संख्या कितनी है, टोटल 39 है, अब +4 हो जाएगी। 4 कौन कौन से, एक तो है आपका फरीदाबाद, एक है मिर्जापुर, एक है मुरादाबाद, एक है वाराणसी। तो याद रखिएगा 4 है, फरीदाबाद मुरादाबाद, 2 तो बाद वाले हैं, फरीदाबाद मुरादाबाद, एक है मिर्जापुर और एक है आपका वाराणसी। याद रखिएगा ये 4 हमने ऐड किए हैं, पहले 39 थे, अब 4 और ऐड कर दिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर की जो लिस्ट है उसमें। ये बहुत टाइम से आपकी ये स्कीम चल रही है, ठीक है। होता क्या है, जो हम शहर जैसे हमने मुरादाबाद मान लीजिए कर दिया एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वाले टाउन में, हमने इन लिस्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आपका जो निर्यात उत्कृष्टता के शहर है जो आपका ये TEE है, इन शहरों में आपको एक्स्ट्रा फंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ना निर्यात संवर्धन फंड जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड है वो दिया जाएगा इनको, एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड, कि भाई ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम कर पाए, इसके लिए फंड देगी। उसके अलावा यहाँ पे EPCG स्कीम के तहत यहाँ पे निर्यात पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता को लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपकी अलग अलग जो स्कीम्स है, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे EPCG स्कीम की बात कर रहे हैं। EPCG स्कीम आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन है कैपिटल गुड्स का, उस स्कीम के तहत बहुत आसानी से आपको जो आपके निर्यात उत्कृष्टता के शहर हैं वहां पे क्या मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, बहुत आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी बात है, हम जब ऐसे टाउन की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से ध्यान देती है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करती है, वहां पैसे ज्यादा देती है, फंड ज्यादा देती है, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले 39 थे, अब 4 ऐड कर दिए हैं। इन शहरों के जोड़े जाने से हस्तकरघा, हस्तशिल्प, दरियों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अच्छा, हम इनकी बात करें, जो आपके ये 4 हमने शहर ऐड किए हैं, बनारस, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, इनको ऐड करने के बाद क्या हुआ है, आपके हस्तकरघा हो गए, हस्तशिल्प हो गया, दरी हो गए, इनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट और आपके जो कारपेट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा इन 4 शहरों के कारण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज चूज करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, और अगर हमें कोई ऐसा शहर मिल गया जहां से हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं तो हम उसको TEE आपके टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में नोटिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अभी आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं रिवाइज जरूर करिएगा एक बार, क्योंकि आप जब ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आराम से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, लेकिन याद नहीं रहेगा जब तक कि आप एक बार उसको रिवाइज नहीं करें। तो रिवाइज जरूर करिएगा। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम निर्यातकों का सम्मान कर रहे हैं। निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेट्स के साथ मान्यता प्राप्त जो आपके निर्यातक फर्म है अब एक सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न के आधार पर क्षमता निर्माण पहलों में साझेदारी होंगे। मतलब यहाँ पे बात आती है कि जो आपके हर एक स्टेट के आपके निर्यातक फर्म है, एक्सपोर्टर फर्म जो है आपके, एक्सपोर्टर फर्म रिकॉग्नाइज्ड विद स्टेटस बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल नाउ बी पार्टनर्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। मतलब आपके जितने भी एक्सपोर्टर फर्म है जिनका स्टेटस जो है रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनको क्या करना है, अब वो हमारे पार्टनर होंगे, गवर्नमेंट पार्टनर बनाएगी। 2023 आपकी जो विदेशी व्यापार नीति है उसके अंतर्गत क्यों बनाएगी, क्योंकि हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्षमता निर्माण की बात कर रहे हैं। क्षमता निर्माण जो पहल है उसमें साझेदारी करेगी, पार्टनरशिप करेगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, ईच वन टीच वन। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ईच वन टीच वन इनिशिएटिव है, ये नाम याद रखिएगा, ईच वन टीच वन। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं किसी एक बच्चे को पढ़ाऊं, फिर वो एक बच्चा आगे पढ़ाए, वो शायद एक सलमान खान की एक जो जय हो शायद मूवी है जिसमें बोलता है आप मतलब आने वाले 10 लोगों को थैंक यू बोलो, या कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो सेम ऐसा ही है, आप एक को पढ़ाओ वो आगे बढ़ाएगा, तो ईच वन टीच वन है ना। तो ईच वन टीच वन मतलब हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। जैसे कि मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है, वो किसी सामने वाले को अपना बताता है, ज्ञान बताता है, सारी चीजें बताता है कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, किन किन चीजों को कर सकते हो, किस चीज की डिमांड है अभी बाहर मार्केट में। तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, ईच वन, कोई एक आदमी टीच वन, किसी एक को बता रहा है। ठीक है, इस पहल के समान ही 2 स्टार उससे ऊपर वाले स्टेटस धारकों को, इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल करिकुलम पर आधारित व्यापार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा आपका करिकुलम डिसाइड किया जाएगा, एक मॉडल करिकुलम डिसाइड किया जाएगा। और जो आपके ईच वन टीच वन के अंतर्गत जो 2 स्टार, अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो आपके एक्सपोर्टर होते हैं, जो आपके एक्सपोर्टर फर्म होते हैं, उनको रैंक दी जाती है, 1 स्टार है, 2 स्टार है। जैसे आप होटल्स को देते हैं, रेस्टोरेंट को देते हैं कि ये 1 स्टार है कि 2 स्टार है, खाना अच्छा था नहीं था। सेम ऐसे ही एक्सपोर्टर फर्म जो होते हैं उनको भी यहाँ पे स्टेटस मिला होता है। तो 2 स्टार से ऊपर वाले जितने भी आपके एक्सपोर्टर फर्म हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रमोट, मतलब उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे आधारित व्यापार प्रशिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप कम से कम, ये आपका एक मॉडल करिकुलम है, इसके अंतर्गत आप जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं, किसी भी इच्छुक व्यक्ति को आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पे हम जो लोग पहले से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और जो अच्छा कर रहे हैं, 2 स्टार से ऊपर जितने भी आपके एक्सपोर्टर फर्म हैं, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप किसी एक व्यक्ति को, जो भी आप मतलब इच्छुक हैं, जिस भी व्यक्ति को, उसको क्या करें, प्रशिक्षण प्रोवाइड करें। और अब ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए एक पूरा का पूरा करिकुलम होना चाहिए। पहले ये होगा फिर ये होगा, ये नहीं कि 2 दिन आए, कुछ कुछ चीजें बता दी फिर हो गया तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म, ऐसे नहीं। तो पूरा का पूरा करिकुलम डिसाइड होगा, उसके आधार पे वो प्रशिक्षण प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टार एंड अबव स्टेटस होल्डर्स वुड बी इंकरेज किए जाएंगे, प्रोत्साहित किए जाएंगे टू प्रोवाइड ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग, जितनी भी उनकी ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग है, बेस्ड ऑन अ मॉडल करिकुलम इन इंटरेस्टेड इंडिविजुअल टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, है ना। तो जितने भी अगर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, वो जितने भी लोगों को चाह रहे हैं वो अपनी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब यहाँ पे हम जो एक्सपोर्टर है उनकी भी हेल्प ले रहे हैं कि भाई आप उस मतलब स्टेटस तक पहुंच गए हो, अब और नए लोगों को अपनी फील्ड में लाओ, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और ज्यादा। ठीक है, और सीधी बात है, अगर हम ट्रेनिंग वगैरह देना चाहते हैं तो जो लोग उस फील्ड में हैं, अगर उनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया ईच वन टीच वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे 4 या 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक निर्यातक कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप रिकॉग्निशन नियमों को फिर से ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेटस रिकॉग्निशन, यहाँ पे
ठीक है, ये शायद दूसरा है। यहाँ पे स्टेटस रिकॉग्निशन नियम जो है आपके, मतलब जब मैंने बात की ना कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे आपके रिकॉग्निशन दिए जाते हैं एक्सपोर्टर फर्म को। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे जब हम नियमों में बदलाव की, ठीक करने की क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है कि सीबीएसई में आपके 100 नंबर मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, है ना, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड की बात करें, अगर आप एमपी बोर्ड की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपको हर एक पेपर, इवन कि हिंदी इंग्लिश तक में वो 100 आउट ऑफ 100 दे दे। तो इनका जो परसेंटेज रहेगा वो कम रहेगा। पढ़ाई में ऐसा नहीं कि ये अच्छे नहीं है, पढ़ाई में ये भी उतने ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कंपैरेटिवली इनका परसेंटेज कम रहेगा, क्योंकि जो आपका चेक करने वाला टीचर है वो मतलब फुल नंबर नहीं देता। लेकिन सीबीएसई में जो आपके चेक करने वाले टीचर है फुल नंबर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट है, ये टैलेंट के ऊपर नहीं ये डिपेंड करता कि उसको पूरे नंबर मिलेंगे, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो सीबीएसई में परीक्षा दे रहा है या एमपी बोर्ड में परीक्षा दे रहा है। सेम ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके जो आपके सीजीपीए देखेंगे बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स में नंबर ही नहीं दिए जाते। उसके विपरीत आपके जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके मतलब इतना ज्यादा सीजीपीए होता है ना, 80+, 90+ बहुत आराम से, क्योंकि उनको पूरे नंबर मिलते हैं, है ना। उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस हमारे किस में थी, जो आपकी एक्सपोर्टर कंपनियां हैं उनको ये जो आपका स्टेटस है, स्टार्स देना था, 2 स्टार है, 3 स्टार है, इसमें भी ऐसा था। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये थोड़े से नियमों में बदलाव करना है, जिससे कि निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जैसे कि मान लीजिए सीबीएसई और एमपी बोर्ड, हम उसको सेम स्टेटस में लाने की बात कर रहे हैं। दोनों को अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपकी रैंकिंग जो आपके स्टार है वो भी सेम रहे। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, स्टेटस रिकॉग्निशन जो नियम है उसमें हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, जिससे हमारी ब्रांडिंग हो सके। अब ये सोचिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, जैसे कि आपके इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, एप्पल हो गया, या उसके अलावा मैं जितनी भी मतलब गूगल की कोई सर्विसेज हो गई तो सर्विसेज की बात कर ले, या फिर नाइकी वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह की बात कर ले, शूज की बात कर ले, क्योंकि वो कंपनी के हैं, उनका मतलब बहुत ही ज्यादा डिमांड है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हम भी क्या चाहते हैं, इंडियन जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपकी सर्विसेज है, उनकी हम ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो इसके लिए हम उनको स्टार्स देते हैं कि ये 4 स्टार है कि 5 स्टार है, और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी नियमों को ठीक भी करने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर एक नई नीति आती है आपकी, स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाना, स्ट्रीमलाइनिंग द स्कोमेट पॉलिसी। अब ये क्या है, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है स्कोमेट। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। स्कोमेट मतलब SCOMET, यहाँ पे जो S है वो है आपका विशेष रसायन, स्पेशल आपका जो केमिकल है ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पेशल केमिकल हो गया S, C4 हो गया आपका SC मतलब स्पेशल केमिकल, तो ये SC स्पेशल केमिकल, O4 हो गया आपका ऑर्गेनिज्म मतलब आपके यहाँ पे जीव। ठीक है, M4 हो गया मटेरियल्स, ये M4 हो गया मटेरियल्स मतलब सामग्री। ठीक है, E4 हो गया इक्विपमेंट उपकरण, तो E4 हो गया उपकरण। T4 हो गया आपका टेक्नोलॉजीज मतलब आपकी प्रौद्योगिकी। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लग आपका खराब रहा तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि आपकी जो आपकी नीति आई है अभी 2023 वाली, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि स्कोमेट नीति जो है उसको युक्ति संगत बनाना है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। SC मतलब स्पेशल केमिकल, O मतलब ऑर्गेनिज्म, M मतलब मटेरियल, E मतलब इक्विपमेंट, T मतलब आपका टेक्नोलॉजी। और सीधी बात है, हिंदी में आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि जीव और सामग्रियां, उपकरण, प्रौद्योगिकी कहीं से मैच नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आपको 1-2 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। तो है क्या ये स्कोमेट, जैसे आपका इंडिया है वो बहुत सारे एग्रीमेंट करता है, वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं आपके, जिसमें ये डिसाइड होता है कि आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आप आयात कर सकते हैं, जो आप निर्यात कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप निर्यात नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ जीव हैं जिनके निर्यात पे, जिनके एक्सपोर्ट पे बिल्कुल बैन है, कुछ ऐसे हैं जिन पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारी भारत द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं और समझौते हैं को कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।
नीतिगत मतलब हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि आपका जो इंटरनेशनल जितनी भी हमने पॉलिसी साइन करी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। मान लीजिए हमने ऑस्ट्रेलियन जो ग्रुप है उसको साइन किया है, तो वहां पे हम जितनी भी चीजें हैं उसमें जो जो भी आपके टर्म्स रहते हैं उनको हम अच्छे से फॉलो करें। ये नहीं कि हमारे एक्सपोर्टर आए और कुछ भी बेचना उन्होंने चालू कर दिया। ये देखते मतलब हम ये देखें ही नहीं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने किसी और कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रखा है या किसी ग्रुप के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रखा है। ठीक है, तो हमने इस बात पे भी ध्यान दिया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमने जिस जिस चीजों में एग्रीमेंट कर रखा है, अगर किसी कंट्री में कोई चीज बैन है तो हम वहां उस चीज का मतलब जहां पे जो जिसका प्रमोशन करना चाहिए, जहां पे एक्सपोर्ट करना चाहिए हम वही करें, जिसका एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है वो हम नहीं करें। ठीक है, तो ये नीतिगत व्यवस्था पॉलिसीज बनाई गई है। इसके लिए भारत में एक मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली, आपका जो एक्सपोर्ट के लिए एक बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रणाली हमें चाहिए, कंट्रोल सिस्टम चाहिए। भारतीय निर्यातकों को डुअल यूज हाई एंड वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करेगी और भारत के स्कोमेट के तहत नियंत्रित मदों प्रौद्योगिकियों के निर्यात को सुगम बनाएगी। तो कुल मिला के ये याद रखिए कि जितना ही आसान हो जाएगा, हमारे यहाँ पॉलिसी बन जाएगी हर एक चीज के लिए, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल में भी हमारी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको काफी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग स्टेक होल्डर एंड पॉलिसी रिजीम इज बीइंग मेड मोर रोबस्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इंटर्ड बाय द इंडिया। अ रोबस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम, आपका जो ये रोबस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है इन इंडिया वुड प्रोवाइड एक्सेस टू डुअल यूज हाई एंड गुड्स। डुअल यूज हाई एंड गुड्स को क्या करेगी, एक्सेस कराएगी। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजीज टू इंडियन एक्सपोर्टर वाइल फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स टेक्नोलॉजीज अंडर स्कोमेट फ्रॉम इंडिया। जो भी कंट्रोल्ड अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे उसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो आपको समझ में आया, सीधा सीधा सा ये फंडा है। इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उनको फॉलो करने के लिए हमने स्कोमेट जो नीति है, स्कोमेट पॉलिसी लागू की है। हम क्या बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते, कहाँ पे कौन सी चीज चलेगी, जिससे हमारे जो एक्सपोर्टर है उनको भी काफी आसानी हो और हमारी खुद की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी वैल्यू बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स निर्यातों की सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, विभिन्न अनुमानों से कहा गया कि 2030 तक आपका $200 बिलियन से $300 बिलियन की सीमा पार कर जाएगा ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता। मतलब आपका जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है वो 200 से 300 बिलियन जो डॉलर है पूरा मार्केट वो क्रॉस कर जाएगा। 2023 एफटीपी आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, इसमें ई कॉमर्स हबों की स्थापना, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन, उसके अलावा बुक कीपिंग, रिटर्न नीति और निर्यात पात्रता जैसे संबंधित तत्वों के लिए अभिप्राय और रूपरेखा दर्शाती है। ई कॉमर्स एक्सपर्ट आर अ प्रॉमिसिंग कैटेगरी इन दैट रिक्वायर्स डिस्टिंक्ट पॉलिसी इंटरवेंशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑफलाइन ट्रेड। Various estimates suggest e-commerce export potential in the range of 200 to 300 बिलियन बाय 2030। 2030 तक 200-300 बिलियन पहुंच जाएगा। जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है आउटलाइंस द इंटेंट एंड रोड मैप, एक रोड मैप बनाता है फॉर एस्टैब्लिशिंग ई कॉमर्स हब्स। आपके बहुत सारे ई कॉमर्स हब बने, जैसे आपका अमेजोन कंपनी है वो हमारे इंडिया में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, हमारे यहाँ से कितना ज्यादा फायदा लेकर जा रही है। सेम ऐसे ही जो हमारे यहाँ की ई कॉमर्स कंपनीज हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी हम क्या करें, प्रमोशन करें इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। इसके लिए हम बना रहे हैं ई कॉमर्स हब। ठीक है, एंड रिलेटेड एलिमेंट्स सच एज पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन, बुक कीपिंग, रिटर्न पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं जिससे हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स है उसको क्या मिले, बहुत ज्यादा प्रमोशन मिले। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, आपको समझ ही आ रहा है, इसका इतना ज्यादा मार्केट है इसलिए हम ई कॉमर्स के लिए अलग से ई कॉमर्स हब बना रहे हैं। साथ ही साथ उसमें बुक कीपिंग वगैरह हो गया, उसके अलावा आपका ये रिटर्न पॉलिसी हो गई, इन सारी चीजों पे भी काम कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा कारीगर, बुनकर, परिधान विनिर्माताओं, रत्न एवं आभूषण डिजाइनर के लिए व्यापक लोक संपर्क प्रशिक्षण कार्यकलापों को शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा, जिससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें ऑनबोर्ड किया जा सके तथा उच्चतर निर्यात की सुविधा प्रदान की जा सके। अभी जितने भी लोग आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है उनको हम ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि आपके हो गए
Extensive outreach and training activity will be taken up to build capacity of artisan, weavers, garment manufacturer, gems and jewelry designers. जितने भी अभी नहीं है, जेम्स ज्वेलरी डिजाइनर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, आर्टिशन हो गए, वीवर्स हो गए, इन सब को हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो क्या कर पाए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाए, ठीक है, और हमारा हायर एक्सपोर्ट हो। तो सिंपल सी बात है, जो लोग नहीं है हम उनको भी लाना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म में, और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन, ईपीसीजी स्कीम के तहत सुगमीकरण। यहाँ पे आ गया ईपीसीजी, मैं आपको जब बार बार कह रही थी ना कि अभी ये आएगा, यहाँ पे है फैसिलिटेशन अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। मैंने कल आपको बताया था दो टाइप के होते हैं गुड्स, कैपिटल गुड्स और आपका एक कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे एक ऐसी कोई मशीन मंगानी चाहिए, जैसे कि एक बोर्ड है, मुझे एक और बोर्ड क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे पाऊं, एक्सपोर्ट कर पाऊं अपनी सर्विसेज। मतलब मैं मान लीजिए अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मुझे एक और बोर्ड लेना है, जिससे मैं अपनी सर्विसेज और ज्यादा बढ़ा पाऊं, मैं अपना निर्यात और ज्यादा बढ़ा पाऊं। तो मैं क्या करूंगी, जो आपकी ये बोर्ड मंगाऊंगी वो इस स्कीम के अंतर्गत मंगाऊंगी, ईपीसीजी स्कीम, जिसके कारण क्या होगा, इस मशीन में जो भी आपकी टैक्सेशन वगैरह है, ड्यूटी फीस है जितनी भी, वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो द ईपीसीजी स्कीम विच अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट अ जीरो कंज्यूमर ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इज बीइंग फर्दर रैशनलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सीमा शुल्क जो है वो शून्य है। किसके लिए, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ कंज्यूमर कैपिटल गुड्स के लिए, ये भी याद रखिएगा, है ना। कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, जीरो कस्टम ड्यूटी है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में। लेकिन हाँ, मुद्दा ये होना चाहिए कि मैं जो भी मंगा रही हूँ, जैसे यहाँ पे हमारी सरकार बिल्कुल जीरो पैसा ले रही है, पैसा ले ही नहीं रही है, मैंने बढ़िया मंगाया, मुझे सस्ता पड़ गया। अब मैं जो भी एक्सपोर्ट करूंगी तो सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले 6 सालों में मैं लगभग अपना 6 गुना बढ़ा लूं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी फिर मेरे से एक्सपेक्ट करेगी कि भाई आपका एक्सपोर्ट बढ़े। ये नहीं कि हमने पैसे भी आपके कम कर लिए, आपने बढ़ा मतलब मंगा भी लिया, लेकिन आपने फिर एक्सपोर्ट किया ही नहीं, आप इंडिया के बच्चों को ही पढ़ाने लग गए। तो ये भी चीज होती है कि गवर्नमेंट उसके लिए फिर कुछ पॉलिसी वगैरह डिसाइड करती है कि अगर आप ये स्कीम का फायदा लेते हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत सुविधा, फैसिलिटेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एक आपका ईपीसीजी स्कीम है, एक है आपका एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इसमें क्या होता है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम असेस्ड बाय डीटीए यूनिट्स प्रोवाइड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे आपका क्या है, ये ईपीसीजी की बात करते हैं, तो ईपीसीजी में याद रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, आपका जो ईपीसीजी है और आपका एडवांस ऑथराइजेशन है, ये आपकी दो अलग अलग स्कीम है। एडवांस ऑथराइजेशन में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की बात करते हैं, आयात करने की बात करते हैं कि जो मान लीजिए मैं कोई वस्तु बना रही हूँ, मान लीजिए मैं ये पेन बना रही हूँ, इसका जो रॉ मटेरियल है वो मुझे मंगाना पड़ता है। तो ये पेन जो मैं मंगाऊंगी फिर बनाऊंगी, तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है, इसको फिर मैं निर्यात करूंगी किसी दूसरे देश में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना है मुझे ये। तो ये जो रॉ मटेरियल मैं बाहर से मंगा रही हूँ, ये आता है किसमें, ए में आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइजेशन वाले में आता है एडवांस ऑथराइजेशन। लेकिन जो आपका ईपीसीजी है, यहाँ पे कंज्यूमर गुड में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं। इसमें क्या आता है आपका मशीनरी, कंज्यूमर गुड हो गया, जैसे कि आपका मशीनरी हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस है। अगर मशीनरी वगैरह कुछ मंगाते हैं तो ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत आएगा, अगर हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो आपका एडवांस ऑथराइजेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग स्कीम है, उद्देश्य दोनों का एक ही है कि जो चीज हम मंगा रहे हैं उसमें हम ड्यूटी फ्री कर दें या जीरो बिल्कुल कस्टम कर दें, जिससे हमें सस्ता मिले, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो हम माल सस्ता बनाएंगे, निर्यात करेंगे तो हमें पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उद्देश्य है निर्यात, क्योंकि जैसे ही हम निर्यात करेंगे दूसरे देशों में, वो हमें पे कैसे करेंगे, वो हमें पे करेंगे डॉलर में, और डॉलर आएगा तो हमारा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ेगी। और मैं कल चाइना के एग्जांपल से आपको बता भी चुकी हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा होता है तो उसके कितने फायदे होते हैं,
ठीक है। तो एडवांस यहाँ पे है आपका कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम। ये भी याद रखिएगा कि जो मैं रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ वो पूरा का पूरा मैं यूज करूं ऐसे आइटम बनाने में जिसको मुझे फिर एक्सपोर्ट करना है ना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आइटम पे फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है and is placed at a similar footing of EOU and SEZ scheme. However, the DTA unit has the flexibility to work both for domestic as well as export production. मतलब यहाँ पे जो DTA है आपका एक्सपोर्ट और आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका SEZ हो गया, उसके अलावा EOU हो गया, SEZ आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा ये भी तो होते हैं ना आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हम बनाते हैं, तो उसमें भी बिल्कुल फोकस किया जाता है कि यहाँ पे जो भी चीज बनाई जा रही है वो एक्सपोर्ट की जाएगी, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सारा का सारा हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। एक आपका एडवांस ऑथराइजेशन है, एक आपका EPCG है, ठीक है, जिसमें हम मशीन मंगा रहे हैं तो हमें ड्यूटी फ्री मिल रहा है। यहाँ पे हम अगर मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो हमें ड्यूटी फ्री मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। फिर बात आती है मर्चेंटिंग व्यापार, ठीक है, मर्चेंटिंग व्यापार। यहाँ ये क्या है, मर्चेंटिंग व्यापार का है क्या है ये, भारत के एक मर्चेंटिंग व्यापार हब के रूप में विकसित करने के लिए FTP 2023 ने मर्चेंटिंग व्यापार के लिए प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। अब ये बात करिए कि मर्चेंटिंग व्यापार है क्या। निर्यात नीति के तहत सीमित एवं प्रतिबंधित मदों पर मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा। मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है। अब ये क्या मतलब हुआ कि भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक दूसरे से दूसरे देश आपका निर्यात शामिल है। इसका ये मतलब है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंडिया में बैठी हूँ, ठीक है, इंडिया में बैठी हूँ और मैंने कोई चीज जो है वो अमेरिका से क्या की है, मंगाई है, अमेरिका से परचेज की है और मैंने ऑनलाइन ही सारा काम है मेरा, तो मैंने अमेरिका से परचेज की और मैंने उसे बेच कहाँ पे दिया, मैंने उसे यूरोपियन यूनियन में बेच दिया, ये मान लीजिए ब्रिटेन में बेच दिया। तो मैं इंडिया में हूँ लेकिन मैंने अमेरिका की कोई भी चीज उठा के आपके कहाँ बेच दी, ब्रिटेन में बेच दी, ठीक है, यूके में बेच दी, ब्रिटेन में बेच दी मैंने। इसका ये मतलब होता है कि हमने भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना वही सारी चीजें मैंने करा दी, ठीक है। एक देश से दूसरे देश हमने क्या कर दिया, वस्तुओं का निर्यात कर दिया, जिसमें एक भारतीय जो है मध्यवर्ती की भागीदारी यहाँ पे होगी, जो आपका मीडिएटर होगा। जैसे कि आपका जोमेटो रहता है, ना ही उसके रेस्टोरेंट खोले हैं, ना ही उसने अपने लोग किए हैं, लोगों को हायर कर लिया, रेस्टोरेंट से कर लिया और क्या कर रहा है, सुविधाएं दे रहे हैं, है ना, हमें कस्टमर को सुविधाएं मिल रही है, ना वो होटल वाले से कुछ कर रहा है ना हमारे लिए, बस उसने ऐप बना दिया, तो ऐप के थ्रू हम क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, मैं होटल वाले से कनेक्ट हो रही हूँ। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर कोई इंडियन मीडिएटर की तरह काम करता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह माल बेच दे विदाउट कि वो मतलब निर्यात हमने कर दिया लेकिन हमारे बंदरगाह पे आया ही नहीं था, तो ये होता है आपका क्या, मर्चेंटिंग व्यापार, ठीक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन होगा, मतलब RBI की गाइडलाइन सीधी बातें होंगी। उसके अलावा आपका CITES स्कोमेट सूची में वर्गीकृत वस्तुओं मदों के लिए लागू नहीं होगा। मतलब जो स्कोमेट में आपकी जो सूची है जिनका हम नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, सीधी बात है, ड्रग्स वगैरह जहां पे लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते, तो ये नहीं है कि आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका से उठा के यूके में ड्रग्स बेच दे, है ना, निर्यात कर दे, निर्यात तो कर रहे हैं उन चीजों का भी, तो आप ऐसा नहीं है इलीगल चीजें जो कि आपके स्कोमेट सूची में शामिल नहीं है या RBI जो है उसके दिशा निर्देश गाइडलाइंस में शामिल नहीं है, आप उनका भी निर्यात करने लग जाए, तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। समय के साथ एक भारतीय उद्यमियों को गिफ्ट सिटी, यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड है आपका गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी आदि जैसे कुछ स्थानों को प्रमुख मर्चेंटिंग हबों के तब्दील होने में सक्षम बनाएगा, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, हांगकांग स्थान दिखते हैं। जो आपके दुबई, सिंगापुर, हांगकांग है, वहां पे आप देखेंगे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज खुले हुए हैं, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, चाहे वो आपका एप्पल हो, गूगल हो, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सबके वहां पे क्या खुले हैं, ऑफिसेज खुले हैं। वहां पे ना हम कुछ मंगा रहे हैं ना वहां से कुछ बेच रहे हैं, वहां पे ऑफिसेज हैं, तो वो किसी तरह काम कर रहा है, गिफ्ट सिटी की तरह। ऐसे ही हम इंडिया में अभी गुजरात में गिफ्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं जहां पे ऑफिसेज सबके होंगे। अच्छा, ये क्या होगा, आपका एक ऐसा एरिया होगा जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपने ऑफिसेज खोल सकते हैं। अब यहाँ पे बैठ के आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा व्यापार कर रहे हैं
और आपको यहीं पे, जैसे व्यापार आप यहाँ कर रहे हैं, सामान यहाँ से लेके यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कितना आया है। फिर जहां का आपका ऑफिस होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा सरकार को। तो जहां भी आप काम कर रहे होंगे वहां के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो आपकी गिफ्ट सिटी है, यहाँ पे ये बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा कि आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा, सारी सुविधाएं हम देंगे, भौतिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो भी चीजें हैं हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपके जैसे दुबई, सिंगापुर, हांगकांग ये डेवलप हुए हैं, सेम ऐसे गवर्नमेंट चाहती है आपके FTP 2023 में, अभी जो आपकी विदेश नीति है, विदेश व्यापार नीति, उसमें ये चीज है कि हमारे यहाँ भी मर्चेंटिंग व्यापार का बहुत ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए। उसके लिए हम गिफ्ट सिटी भी बना रहे हैं जो कि दुबई, हांगकांग जैसे डेवलप हो, हमारे यहाँ बहुत सारी ऑफिसेज आगे खुले और मीडिएटर की तरह काम हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम मर्चेंटिंग ट्रेड की बात करते हैं, इन्वॉल्व शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, इन्वॉल्विंग एन इंडियन इंटरमीडिएटरी, याद रखिएगा इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेगा आपका इंडियन। फिर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, एप्लीकेबल फॉर गुड्स एंड आइटम क्लासिफिकेशन। आपका जो साइट्स कन्वेंशन जो है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें बताते हैं क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपका इस्कोमेट लिस्ट है। इन सब के बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ना, मीडिएटर ऐसा नहीं आप किसी भी चीज के बन जाइए। इन कोर्स ऑफ टाइम अलाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू कन्वर्ट सर्टेन प्लेसेस गिफ्ट सिटी इनटू मेजर मर्चेंटिंग हब्स, जैसे कि आपका सिंगापुर, दुबई। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एमनेस्टी स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसको आप लिखेंगे ऐसे, एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, ये क्या है एमनेस्टी स्कीम? सरकार आपकी मुकदमेबाजी को खत्म करने और निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को समाप्त करने में सहायता करने के लिए, विश्वास आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इसके लिए आया है विवाद से विश्वास पहल के अनुरूप, जिसमें कर विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की इच्छा जताई जाती है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि हम इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही है, जैसे आपका हो गया EPCG हो गया, एडवांस ऑथराइजेशन हो गया, बहुत सारी जो स्कीम दे रही है, तो उसके अंतर्गत वो ये भी रखती है कि भाई आपको अगर हम फ्री में कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इतने % आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिले। तो अगर वो नहीं कर पाती है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाती, तो क्या होता है, फिर मुकदमे होते हैं। हमारे यहाँ क्या होगा, स्ट्रांगली कमिट टू रिड्यूस लिटिगेशन होगी बहुत ज्यादा। अब जैसे ही मान लीजिए लिटिगेशन होगी, आपको भी पता है बहुत टाइम लग जाता है, तो जो आपके एक्सपोर्टर होंगे, जो निर्यातक होंगे, वो डिमोटिवेट होंगे कि यार ये काम नहीं करना, अच्छा नहीं है, टाइम चला गया, पैसे चले गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि हमने एक एमनेस्टी स्कीम लेकर हम आए हैं, जिसमें क्या होगा, एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होगा। सरकार बैठ के जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगी, क्या इशू है, क्या कर सकते हैं, टू हेल्प एलिविएट द इशूज फेस्ड बाय एक्सपोर्टर। जितने भी जो प्रॉब्लम्स है फेस की जाती हैं एक्सपोर्टर द्वारा, तो वो सारी हटाई जाएंगी। ये नाम याद रखिएगा, विवाद से विश्वास जो है, ये आपका लाइन है, इनिशिएटिव है, विच सॉट टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट। आपको पता है टैक्स डिस्प्यूट होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसको सेटल करने के लिए है। द गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अंडर द FTP 2023 टू एड्रेस डिफॉल्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या है कि एक बार एमनेस्टी स्कीम भी ला रही है। जैसे आपको याद होगा कि जिसने भी टैक्स नहीं दिया था, तो सरकार थोड़े टाइम पहले लेकर आई थी टैक्स के लिए कि ऐसा करो, आपने अभी तक नहीं दिया, कोई बात नहीं, इकट्ठा आप एक साथ इतने % दे दो, फिर हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, कोई ED नहीं जाएगा, कोई भी आपका टैक्स वाला नहीं जाएगा आपके यहाँ छापा मारने, है ना। तो आप टैक्स एक साथ कर दो। सेम ऐसे ही एमनेस्टी वाले में ही है कि हम बात करके आपको क्या कर लेंगे, एक बार में फिक्स कर देंगे कि आपको सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा, जिससे आपकी जो ये लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम है वो बढ़े नहीं। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एमनेस्टी स्कीम, जो कि आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में ही रखी गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको जानने चाहिए, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मैंने बता दिया। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका BOP है, ये इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, इसका मेन जो सीधा सीधा है वो ये होता है निर्यात, जो आपका एक्सपोर्ट है, निर्यात माइनस आयात। अगर हम आयात ज्यादा कर रहे हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा मतलब हम
जितना डॉलर कमा नहीं रहे उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमारा निर्यात ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है भारत का, हम कहाँ, मतलब भारत को कौन सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो चीन करता है। हम सबसे ज्यादा चीन से सामान मंगा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा आयातक, हम किसे निर्यात कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ये भारत का सामान सबसे ज्यादा मंगा कौन रहा है, तो अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा हमारा सामान मंगा रहा है, हम चीन का सबसे ज्यादा मंगा रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है आपका रिफाइंड पेट्रोलियम, लगभग 49 बिलियन डॉलर का, ठीक है। फिर उसके बाद डायमंड वगैरह आते हैं, आपके जो रत्न वगैरह हैं वो आते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वाला जो है प्रोडक्ट वो सबसे पहले आता है हमारे एक्सपोर्ट, निर्यात में, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, विदेश नीतियां पढ़ रहे हैं, नीतियां। तो अभी तो हमने एक नीति पढ़ी है, एक नीति जो कि 2023 में आई है, ठीक है, भारत की विदेश नीति। अब अलग अलग कौन कौन सी नीतियां हैं, तो याद रखिएगा, एक है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको पीटीए बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि हिंदी में ना बहुत कठिन शब्द है इनके लिए, इसलिए मैंने नहीं रखा। आप इंग्लिश में एक बार करें प्रेफरेंशियल, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी को, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब किसी को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस है, मतलब उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक है आपका पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे है आपका एसएपीटीए, मतलब ये आपका सार्क से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये सार्क का क्या है, एग्रीमेंट ऑन पीटीए। पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमने सार्क के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। एक एशिया पैसिफिक का ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आता है। एक आपका पीटीए है अफगानिस्तान के साथ, और एक पीटीए है चिली के साथ। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब के डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस याद रखिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने अफगानिस्तान के साथ कर रखा है, चिली के साथ कर रखा है, शार्क के साथ कर रखा है, शार्क जितनी कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो आपका एशिया पैसिफिक है उसके साथ भी हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर बात करें हम किसकी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो आपका मुफ्त व्यापार चल रहा है ना, मुक्त, बिल्कुल फ्री ट्रेड चल रहा है, मुफ्त वाला। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हम अलग अलग देशों के साथ कर रखा है और उनके नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछता कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया है, ये भी पूछ सकता है, मतलब पूछने को तो पूछ ही सकता है, लेकिन यूपीएससी वगैरह में आपके ये नाम आते हैं, ये वाले, कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो फुल फॉर्म है ना उसका, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो आपका ईसीटीए है, ये पूछा जाता है कि हमने कौन सा कर रखा है। तो यूपीएससी में ऐसा है, तो आप जानते हैं कि उसी चीज को फॉलो कर रहा है आपका एमपीपीएससी भी, तो पूछ सकता है। इसलिए याद रखिएगा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा किया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला, हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन और ट्रेड। तो ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अच्छा, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी याद रखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है लेकिन उसका नाम है ईसीटीए, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ट्रेड है। यूएई जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, उसके साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ईसीपीए, ठीक है। तो एक है आपका ईसीटीए, ये है आपका सीईपीए, है ना, सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव। फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हमने कर रखा है। आसियान देशों के साथ हमने कौन सा कर रखा है, इकोनॉमिक, आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे हमने कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रखा है। तो आपको दो नाम मिलेंगे, एक मिलेगा सीईसीए, एक मिलेगा सीईपीए, सीईसीए, सीईपीए। सी मतलब यहाँ पे हो गया आपका कोऑपरेशन, समन्वय की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन। पी मतलब हो गया आपका पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। फिर जापान के साथ हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और सीईए ये पूरा आपका कॉमन है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक। पी मतलब आपका हो गया पार्टनरशिप, ए मतलब हो गया एग्रीमेंट, सी मतलब हो गया कॉपरेशन, ए मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। तो सीईसीए, सीईपीए, ये समझ में आया। ऑस्ट्रेलिया वाला नाम अलग है,
उसका याद रखिएगा, इसका है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये हो गया ECTA। फिर यहाँ पे मलेशिया के साथ हमने कॉर्पोरेशन कर रखा है, आप चाहें तो पूरा नहीं भी याद करें, बस इतना इतना याद कर लें। जापान के साथ पार्टनरशिप, साउथ कोरिया के साथ पार्टनरशिप, दक्षिण कोरिया, मलेशिया के साथ कॉर्पोरेशन, मॉरिशस के साथ कॉर्पोरेशन, सिंगापुर के साथ कॉर्पोरेशन, श्रीलंका के साथ सीधे सीधे नाम आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, तो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर साफ्टा, जो एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये साफ्टा भी याद रखिएगा, एक एग्रीमेंट है साउथ एशिया पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो साउथ एशिया कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। दो मिले आपको, एक मिला आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA और एक मिला आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। कौन से देशों के साथ क्या कर रखा है आप एक बार जरूर देखिएगा, डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी एक बार देख सकते हैं, उतना काफी हो जाएगा, ठीक है। इसके टाइप देख लीजिएगा, एक पार्टनरशिप की बात करता है, एक कॉर्पोरेशन की बात करता है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि लास्ट में सबका रहता है कि मैम थोड़ा क्वेश्चन आप बता दिया करिए जिससे पता चले क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने 2-3 रखे हैं आपके रिवीजन के लिए। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार की नीति से संबंधित है, 2019 में MPPSC में पूछा गया था। सीधे सीधे आपको पता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। फिर कौन सा आपका कौन सा निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी स्वीकृति कौन देता है, मतलब उसके लिए हामी कौन भरता है। तो यहाँ पे हो गया विनिमय बैंक, एक्सचेंज बैंक है, वित्त मंत्रालय आपका, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, और यहाँ पे कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब कोई भी आपका कमर्शियल नेशनलाइज बैंक, ठीक है। कोई भी आपका नेशनलाइज अगर बैंक है तो क्या वो दे सकता है या RBI देता है। हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कहाँ पे रहता है, RBI के पास रहता है। तो सीधी बात है, अगर कोई भी माल के हमें इंपोर्ट करना है तो हम फॉरेन एक्सचेंज किससे लेंगे, स्वीकृति RBI से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वे पंजीकृत निर्यातक जिनके अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है, मतलब आपके ऐसे एक्सपोर्टर जो बहुत लंबे टाइम तक उनका जो क्या है निर्यात, जो आपका निर्यात निष्पादन मतलब निष्पादन एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन जो है, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन जो है वो क्या रहा है, उच्च स्तरीय रहा है, काफी अच्छा रहा है, जाने जाते हैं व्यापार गृह के रूप में। आपका जो बिजनेस हाउस है वो निर्यात गृह, मतलब आपका जो एक्सपोर्ट हाउस है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट हाउस, ये व्यापार गृह हो गया मतलब आपका बिजनेस हाउस, ठीक है। स्टार व्यापार गृह मतलब आपका स्टार बिजनेस हाउस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हम स्टार रैंकिंग देते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये आपका हो गया स्टार व्यापार गृह के रूप में, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन, मैंने डिटेल में हर चीज आपको करा दी है। एक बार आप पुराना वाला जो वीडियो है इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और ये आपका मतलब बस इतना ही है, विदेशी व्यापार नीति में आपकी बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतने में आपका आराम से सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।